नमस्कार मित्रांनो, आपका हिंदी का पेपर है। उसके लिए हम आज तैयारी करेंगे व्याकरण और उपयोजित लेखन की, यानी ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल। उसमें से आपको लोकवाणी वालों को व्याकरण आएगा 8 मार्क के लिए, लोक भारती वालों को व्याकरण आएगा 14 मार्क के लिए। लोकवाणी की बात करें तो 8 मार्क के लिए व्याकरण और 12 मार्क के लिए आएगा आपको राइटिंग स्किल यानी उपयोजित लेखन रचना विभाग। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब हेडफोन लगाओ, पेन और नोटबुक साथ में रखो, अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए, तभी आपके लोकवाणी के 8 मार्क, व्याकरण के और उपयोजित लेखन के 12 मार्क कवर होंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। बोर्ड के पैटर्न के अनुसार जो पहला आपको प्रश्न आएगा वो आएगा लोकवाणी वालों को मानक वर्तनी। मानक वर्तनी का मीनिंग रहता मानक यानी स्टैंडर्ड और वर्तनी यानी स्पेलिंग। तो स्टैंडर्ड स्पेलिंग जो रहेंगे हिंदी में वो अपने को पहचानने होते। 4 शब्द देंगे, 4 में से सही वाला एक ही वर्ड होगा। यहाँ पर ये भी समझ लो आप, मानक वर्तनी के अनुसार वर्ण कैसे सही मान्य रूप यानी सही वाले कौन से रहते और अमान्य वाले कौन से रहते। यहाँ पर मान्य रूप यानी क्या, ये रहते सही वाले, ये रहते अमान्य वाले। अपने को चाहिए ये ऐसे शब्द दिखे तो समझ लो गलत है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर आएंगे, ये आप खुद पढ़ लो। अब आएंगे शब्द पर डायरेक्ट। ये शब्द देख लेना, बुद्धि कैसे लिखते, द्वितीय कैसे लिखते, चिट्ठियाँ कैसे लिखते, चट्टान, बुढ़ा, शुद्ध, बुद्ध, उद्योग, गद्य, मुक्त, पक्का, चक्कर, दफ्तर। ये जो सब शब्द है वो कैसे लिखे जाते वो आप देख लीजिए। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे और 4 में से एक ही सही होगा, वो अपने को पहचानना पड़ता। तो इसलिए ये पूरे शब्द बुद्धि, द्वितीय, चिट्ठिया, सिद्धि, लट्टू, लड्डू, चट्टान, बुढ़ा, शुद्ध, बुद्ध, उद्योग, गद्य, मुक्त, पक्का, चक्कर, दफ्तर, कुत्ता, पत्ता, लज्जा, शैया आदि जो भी वर्ड है वो अपने को अच्छे से देखने हैं। इसमें से आएंगे ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये अच्छे से करके गए और साथ ही साथ आपके किताब में से जो भी शब्द रहेंगे उसको ध्यान से आपने देखा होगा, तो आपके इसमें आए हुए जो भी क्वेश्चन रहेगा वो अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। आप इसमें से सब शब्द देख लेना। क्रिया के रूप जब भी लिखेंगे कि ये वाला ये आता, तब समझ लो वो गलत होगा। जब ये वाला ए स्वर का ए आएगा तब सही होगा। मान्य यानी सही, अमान्य यानी जो सही नहीं है। डायरेक्ट शब्दों पर ही आएंगे हम। शुद्ध रूप, स्थिति, शेषव, निरूपाय, बुजुर्ग आदि शब्द कैसे लिखते, बंधु, बढ़िया। इसमें बुजुर्ग देखिए उत्तर कैसे लिखा गया, ये शब्द देख लेना आप। स्थिति, शेषव, निरूपाय, बुजुर्ग, बंधु, बढ़िया। लहूलुहान, गुलदस्ता, प्राचीन, कुष्ठ रोग, औषधालय, अभिभूत, ये ऊपर के जो शब्द है ये गलत है और सही वाले शब्द ये है। अध्ययन, ईसाई, बाल्यावस्था, सांप, पूछ, विद्या, ये सब कैसे लिखे जाते ये नीचे दिए गए हैं। काशारपन, उद्बिलाव, तरकीब, बौखलाना, उत्पीड़न, तो सब शब्दों तो हम ले नहीं सकते, अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है। आप इसको पॉज करके पूरे शब्द पढ़ लो। अभी से चालू करो पढ़ना, और पूरा पढ़ने के बाद हम जाएंगे अब अगले टॉपिक पर। सिर्फ इसमें आपको समझाना यही है कि यहाँ पर दिए गए शब्द आप पढ़ के जाइए अच्छे से। यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन में से एक सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता। ये सब शब्द आप अच्छे तरीके से पॉज करके पढ़िए।
ऊपर के सभी शब्दों के यहाँ पर आंसर आपने पढ़ लेना। मातृभूमि कैसे लिखते, विद्यालय कैसे लिखते, विश्वविद्यालय कैसे लिखते, बहुरूपया कैसे लिखा जाता, मंत्रमुग्ध कैसे लिखा जाता, मुश्किल कैसे लिखा जाता, निर्मल, वेशभूषा, अद्वितीय, अंगूठी, मस्तिष्क, सम्मुख, ये सब शब्द आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद में जाएंगे अगले टॉपिक पर, जो आएगा आपको अव्यय नाम से। अव्यय भी आएगा आपको 1 मार्क के लिए। इसमें करना क्या पड़ेगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उस शब्दों का यूज़ करके अपने को सिर्फ वाक्य बनाना पड़ता है। ये डेफिनेशन वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये डिटेल में दिया गया है कि अव्यय किसको बोलेंगे, सव्यय किसको बोलेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, ये आपके लिए काम का है, क्योंकि अब परीक्षा है तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न ऐसा आएगा, किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द देंगे, वहाँ, ओ, तो इसका हमने यूज़ किया है यहाँ पर। जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे उसको करेंगे आप अंडरलाइन। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया वह शब्द को, यहाँ पर ओह शब्द को। वहाँ कौन खड़ा है, ये वहाँ का यूज़ किया। ओहो, ओहो कितना बुरा हुआ आपके साथ, यहाँ पर हमने यूज़ किया ओहो का। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर नीचे है या, दूसरा शब्द है के मारे। यहाँ का हम वाक्य बनाएंगे, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी। के मारे का यूज़ करके हम वाक्य बनाएंगे, चिंता के मारे वह बीमार हो गया। तो वहाँ पर या और इस दूसरे वाक्य में के मारे, इसको आप अंडरलाइन करोगे। सिर्फ एक बात नोट करके रखो, वाक्य अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। अब आएंगे तीसरे टॉपिक पर। पहला पढ़ा था मानक वर्तनी, वहाँ पर हमने देखा था सही शब्द चुनना, यानी स्टैंडर्ड स्पेलिंग के अनुसार 4 में से एक सही शब्द होगा, वो आपने पॉज करके पढ़ा होगा। उसके बाद दूसरा सवाल था अव्यय का यूज़ करके वाक्य बनाओ। वहाँ पर कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसका यूज़ करके अपने को वाक्य बनाना है। ये तो फिक्स आपको मार्क मिलेंगे। अब आएंगे तीसरे टॉपिक पर, जो है आपका संधि। संधि है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपको सवाल इस तरह पूछेंगे, ऐसे बॉक्स बने आएंगे, बॉक्स में अथवा में भी रहेगा एक बॉक्स। आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पर बीच में शब्द दिखाई दे वही बॉक्स अपने को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में शब्द दिया गया है। तो हमने ये वाला बॉक्स सिलेक्ट किया। तो अपने को करना क्या है, एक ट्रिक ध्यान में रखनी है आपको। संधि में हमेशा 1 मार्क के लिए संधि रहेगी, ये सबसे आसान वाला रहेगा। ट्रिक एक ही है कि जब भी आपको शब्द दिया जाएगा बीच वाले बॉक्स में, वहाँ पर कुछ लग के ना आए इस वाले वर्ड को, तो समझ लेना स्वर संधि। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब बीच वाला वर्ड रहे और उसको कुछ लग के ना आए तो समझ लेना वो है स्वर संधि। अगर बीच वाले वर्ड को कुछ लग के आया, जैसे हलंत, हलंत जब लग के आएगा तब आएगा आपका व्यंजन संधि। जब आपके बीच वाले वर्ड को कुछ लग के ना आए तो स्वर संधि, जब आपके बीच वाले वर्ड को कुछ लग के आए जैसे हलंत, तब व्यंजन संधि। और जब आपके बीच वाले शब्द के आगे 2 डॉट दिखाई दे तब आएगी विसर्ग संधि। यही इसकी ट्रिक है। तो आपने संधि पहचानने में, तो आपसे कभी संधि पहचानने में गलती नहीं होगी, आपको उसका आधा मार्क कन्फर्म मिलेगा। संधि भेद लिखने का आधा मार्क। अब संधि वाला शब्द कैसे लिखना वो भी मैं बताता आपको। एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दिया होगा, ये बनाने का तात्पर्य क्या है, ये है व्यंजन का लोगो। और ये बनाने का तात्पर्य है
कि जब भी आपको कुछ लग के आए तो समझ लेना व्यंजन संधि। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ पर कुछ लग के आए वो स्वर होता है या व्यंजन होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आपको ऐसा हलंत दिखे यानी चम्मच जैसा दिखे तो समझ लेना चम्मच से हम व्यंजन खाते, तो इसका मतलब क्या है, व्यंजन संधि। नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर हलंत है तो स्वर है या व्यंजन है। तो इसीलिए हलंत दिखा तो उसको चम्मच समझना है, और चम्मच से हम क्या खाते, व्यंजन खाते। तो अपने को हलंत दिखा तो चम्मच है और समझ लेना व्यंजन संधि। जब शब्द के आगे दो डॉट दिखे तो समझ लेना विसर्ग संधि। अब आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको ही पहचानना है कौन सी वाली संधि है। पहले वाला शब्द है जिसमें कुछ लग के नहीं आया, तो कौन सी संधि आपको पता है। इसमें कुछ लग के आया, ये है हलंत। हलंत यानी क्या, चम्मच। और जब भी चम्मच आता वो किसी पदार्थ को खाने के लिए, व्यंजन को खाने के लिए आता। यहाँ पर क्या है, दो डॉट है आगे, तो समझ लो दो डॉट यानी क्या, कौन सी संधि, बराबर। आपने जो भी सोचा वही आंसर है। पहले कुछ लग के नहीं आया इसीलिए इसका आंसर है स्वर संधि। दूसरे में कुछ लग के आया इसीलिए दूसरे का आंसर है व्यंजन संधि। तीसरे में दो डॉट लग के आए उसका आंसर है विसर्ग संधि। बराबर स्पेलिंग लिख लेना उसके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के संधि में जो ध है उसकी वेरिएंटी रस्व है। आप बोलेंगे सर ये तो हमें समझ में आया संधि भेद कैसे लिखना है, लेकिन संधि शब्द कैसे लिखना है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर आपके सामने वर्ड है और अच्छे से पढ़ लीजिए आप। महात्मा, ये शब्द कब बनता, महा प्लस आत्मा, अनासक्त अन प्लस आसक्त, सदा प्लस एव सदैव, सु प्लस आगत स्वागत, यदि प्लस अपि यद्यपि, सप्त प्लस अह सप्ताह, भानु प्लस उदय भानुदय, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, प्रतिपक प्रति प्लस एक प्रत्येक, पर प्लस अर्थ परार्थ, वात प्लस आवरण वातावरण, शीत प्लस अवकाश शीतावकाश, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, मुख प्लस आकृति मुखाकृति, मिष्ट प्लस अन्न मिष्टान्न, विद्या प्लस आलय विद्यालय, मुनि प्लस इंद्र मुनींद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पुण्य प्लस आत्मा पुण्यात्मा, महा प्लस इंद्र महेंद्र, देव प्लस ऋषि देवर्षि, पर प्लस उपकार परोपकार, नय प्लस इका नायिका, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस उत्सव महोत्सव, नर प्लस ईश नरेश, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। तो आपको ऐसे शब्द पढ़ने, यहाँ पर पॉज करो और शब्द पढ़ लो आप। पहले आपके स्वर संधि के शब्द थे, ये कुछ व्यंजन संधि के, इसको भी पॉज करके आप पढ़ लो। याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ना है। मैं बताता आपको बाद में क्या करना है, अपने को शब्द वो भी आएंगे कैसे करना है। तो ये है विसर्ग वाले शब्द, इसको भी पॉज करके आप पढ़ लेना। ज़्यादातर शब्द इसमें से आएंगे आपको, अच्छे से करके जाना आपने। इससे ज़्यादा भी कर सकते लेकिन इतने तो करके ही जाना है आपको बेसिक। अब करना क्या है, संधि वाला शब्द जब भी आपको लिखने को आए, यानी संधि भेद तो सब बच्चे लिखेंगे लेकिन संधि वाला शब्द तब हमेशा याद में रखना आप कि उसको 5 बार बोल के देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लेता मैं, यहाँ पर था महा प्लस आत्मा, अपने को संधि भेद तो समझ में आया कि महा को कुछ लग के नहीं आया तो स्वर संधि है, सम को लग के आया चम्मच तो व्यंजन संधि, तप के आगे दो डॉट है यानी विसर्ग संधि। लेकिन शब्द कैसे बनेगा संधि शब्द, तो अपने को क्या करना है, एक शब्द को 5 बार बोल के देखना है, अपने आप अपने को समझ में आएगा कि ये शब्द कौन सा होगा। जैसे महा आत्मा महात्मा महात्मा महात्मा, बोलते बोलते अपने आप अपने को समझ में आएगा महाआत्मा तो हो नहीं सकता, महात्मा होगा, तो यहाँ पर महात्मा। संतोष 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 संतोष, अपने को लगता संतोष तो नहीं हो सकता तो क्या होगा, संतोष होगा। एक्चुअल में इसके जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से चलेंगे आप तो आपका
इनपुट बहुत ज़्यादा है, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा है, उसमें रूल्स बहुत है, आपने कितने भी किए तो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम के टाइम में याद आएगी उसकी गारंटी नहीं। इसलिए आप उसके ज़्यादा डिटेल में मत जाओ रूल्स के, आप इस तरीके से ही सॉल्व करो, क्योंकि एक मार्क है, एक मार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ज़्यादा एनर्जी नहीं गंवानी, अपने को ज़्यादा एनर्जी गंवानी ज़्यादा मार्क के विषय के लिए, ज़्यादा मार्क के टॉपिक के लिए। तब्बल है तो तब्बल तब्बल तब्बल, ये है अपना तपोबल। ज़्यादातर विसर्ग संधि में ओ का उच्चार आएगा, ज़्यादातर, सब में नहीं। तो आप हमेशा 5 बार बोल के देखिए। जैसे यहाँ पर था पुस्तकालय, 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 एक साथ बोले तो अपने आप पुस्तकालय हो जाता। जैसे सूर्य अस्त, सूर्य अस्त, सूर्य अस्त, सूर्य अस्त, अपने को समझ में आता सूर्य अस्त ये क्या हो सकता है, सूर्यास्त। तो ऐसे आपने करना, अपने को समझ में आता है, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये शब्द क्या हो गए। इसके हम आगे जाएंगे, इसके आगे का टॉपिक देख लेना आपने क्या है। पहले आपके से प्रैक्टिस के लिए ये ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको हमेशा चूज कौन सा करना है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच में ये शब्द है, बीच जहाँ पर लिखा होगा, बीच में जहाँ पर लिखा होगा वही हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर था सम प्लस मान, आप बताओ यहाँ पर कुछ लग के आया, चम्मच लग के आया, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि, यहाँ पर है व्यंजन संधि। और ये भी पता है आपको, अपने को क्या करना है, इस शब्दों को 5 बार बोलना है, सम्मान सम्मान सम्मान, अपने को समझ में आए, सम्मान शब्द है, क्या है, सम्मान। तो यहाँ पर सम्मान शब्द लिखा, संधि शब्द, उसके लिए आधा मार्क। यहाँ पर हमने व्यंजन संधि लिखा, उसके आधा मार्क हो गया, अपनी 1 मार्क की संधि, 1 ही मार्क के लिए आएगा। अब जाएंगे आगे, मुझे लगता है समझ में आया आपको। ये आगे की प्रैक्टिस आपने कर लेना, इसको पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लो। अब आएंगे मुहावरे पर। मुहावरे आएगा 1 मार्क के लिए, वहाँ पर भी 2 फॉर्मेट में आपको पूछेंगे। उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखे। दूसरा आएगा मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करो। अपने को हमेशा करना है ये वाला, क्योंकि ये वाला सबसे आसान रहता, उसमें सिर्फ उचित मुहावरों का चयन करना पड़ता, अपने को सिलेक्ट करना पड़ता कि दिए गए मुहावरे को जहाँ पर अंडरलाइन किया है उसके जगह पर ऊपर जो ऑप्शन में दिए हैं उसमें से सही वाला कौन सा बैठता। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, समीर ने मुझे देखते ही गले लगा लिया, समीर ने मुझे देखते ही गले लगा लिया, गले लगा लिया यहाँ पर है अंडरलाइन किया हुआ, इसके जगह पर सही वाला कौन सा बैठता है इस ऑप्शन में से। तो अंक में भरना, खाली हाथ लौटना, तो इसमें से सही वाला आता है अंक में भरना, इसलिए यहाँ पर अंक में भरना भर लिया ऐसा लिखा है, यहाँ पर मिलेगा आपको मार्क। दूसरा, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। अब यहाँ पर क्रोध में आ गए के नीचे है अंडरलाइन किया, तो क्रोध में आ गए इस शब्द को कौन सा ऊपर का शब्द ऑप्शन रिप्लेस कर सकता है और मीनिंग चेंज नहीं होगा, तो वो है पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही गले मिलना, ये तो हो ही नहीं सकता। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिल मिला जाना, ऐसा तिल मिला जाना ऐसा तो लिख नहीं सकेंगे, आपने को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। पंडित बुद्धिराम काके को देखते ही तिल मिला उठे, अब आया राइट, तो ये तीसरे वाला बराबर था। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, वाक्य के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा, वाक्य में वाक्य के हिसाब से अपने को जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे तिल मिला जाना ऊपर था लेकिन हमने नीचे लिखा तिल मिला उठे, ठीक है। आपको समझ में आया 1 मार्क के लिए, ये भी पॉज करके आप कर लेना। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें तो मार्क आएंगे आएंगे। अब आएंगे काल पे। काल में करना क्या है, आपको कुछ आपको प्रश्न देंगे और पूछेंगे काल पहचानो या पूछेंगे काल परिवर्तित करो। तो अपने को करना क्या है, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा, काल पहचानने की ट्रिक। मुख्य काल पहचानने के लिए वाक्य के आखिर में लास्ट में जाओ, जहाँ पर आपको
जहाँ पर आपको ह दिखेगा समझ लो वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, वाक्य के आखिरी में जब ग दिखेगा तब समझ लेना भविष्य काल। मैं पढ़ाई करूँगा, यहाँ पर गा शब्द है, यहाँ पर हु शब्द था। जब वाक्य के लास्ट में था दिखेगा तब समझ लेना भूतकाल है। मैं पढ़ाई कर रहा था, इसमें वाक्य के लास्ट में था आया। अब एक बात ध्यान में रखना आप हमेशा, वाक्य के आखिर में ह दिखे तो वर्तमान काल, वाक्य के आखिर में ग दिखे तो भविष्य काल, वाक्य के आखिर में था दिखे तो भूतकाल। अब ये नीचे क्या है, तो नीचे देख लेना, जब भी वाक्य के आखिर में था या ग या ह इसमें से कुछ भी ना दिखे, देखो था भी ना दिखे, ग भी ना दिखे और ह भी ना दिखे, ये तीनों ना दिखे, तब समझ लेना सामान्य भूतकाल। क्योंकि बहुत से लोगों को सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में प्रॉब्लम रहती, ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गई है। देख लो, हमेशा आपके वाक्य में अगर था या ग या ह इसमें से कुछ ना दिखे तो आराम से आप उसको लिख सकते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे यहाँ पर था वसंत घर गया, तो जैसे गया है, यहाँ पर गया या है, यहाँ पर ह भी नहीं आया, ह आता तो वर्तमान बोलते, ग भी नहीं आया यानी भविष्यकाल भी नहीं, था भी नहीं आया इसलिए भूतकाल नहीं। आप बोलेंगे भूतकाल तो, लेकिन उसमें कौन सा है, था नहीं, ग नहीं, ह नहीं, तो सामान्य भूतकाल। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ये है पूर्ण पूर्ण यानी जो वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल रहते उसके मेन वाले काल पहचानने की ट्रिक, उसमें भी सामान्य भूतकाल भी हमने समझ लिया। अब दूसरी ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको समझ लेना है, जब भी प्रत्यय रहा रही रहे दिखा तो समझ लेना अपूर्ण वर्तमान भविष्यकाल या भूतकाल रहेगा। चुका चुकी चुके दिखा तो पूर्ण वर्तमान काल भविष्यकाल या भूतकाल रहेगा। यानी अपूर्ण रहा तो रहा रही रहे तो आएगा ही आएगा, पूर्ण रहा तो चुका चुकी चुके इसमें से कुछ आ सकता है। एक बार इस चार्ट को ध्यान से पढ़ लो आप। ताती ते ये आपके क्रियापद को लग के आया और वाक्य खत्म हुआ हे हु हो से, तो समझ लेना सामान्य वर्तमान काल। अगर वाक्य में आया ये, मैंने पढ़ाई कर ली, वे चले गए, ऐसे कुछ आया लग के, तो समझ लेना यहाँ पर था थी नहीं, यहाँ पर आएगा सामान्य भूतकाल। वाक्य के आखिरी में गागी गे दिखा तो समझ लेना सामान्य भविष्यकाल। रहा रही रहे ये शब्द दिखा क्रियापद के साथ और आखिर में ख़त्म हुआ है हु हो से, तो अपूर्ण वर्तमान। रहा रही रहे आया और साथ में थाती ते आया तो समझ लेना समय अपूर्ण भूतकाल। रहा रही आया, रही रहे आया, होगा होगी होगे से खत्म हुआ वाक्य तो समझ लेना अपूर्ण भविष्यकाल। और यहाँ पर था आया ये है हु हो, आया ये जैसे मैंने पढ़ाई कर ली में ई आया, इसमें से ये वाला ई, उसको ऐसा भी आता मैंने पढ़ाई कर ली है, ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। इसको ऐसा भी लिखते मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, और उसको हम दूसरा ये भी बोल सकते मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, ये आएगा पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण भूतकाल देखेंगे, आया ये लग के आएगा क्रियापद के साथ और साथ ही खत्म होगा वाक्य थाती थे के साथ। सामने पेपर लिख लिया, इसमें लिया यानी क्या, ऊपर का जो या वाला प्रत्यय था वो आया और थाती थे में से था आया, मैं सामने पेपर लिख लिया था। उसको लिख क्या सकते दूसरा, हम उसको लिख सकते हम सीमा पेपर लिख चुकी थी, सीमा पेपर लिख चुकी थी, तो ये भी आता है वहाँ पर सीमा पेपर लिख चुकी थी। यानी चुका चुकी चुके ऐसा भी आ सकता, या तो ऐसा आ सकता शाम ने पेपर लिख लिया था, लिख लिया था भी आ सकता, या तो ऐसा भी आ सकता शाम पेपर लिख चुका था। फिर भी दोनों क्या है, पूर्ण भूतकाल है। अब यहाँ पर देखो पूर्ण भविष्यकाल आया ये तो कॉमन ही है, पूर्ण में देख लेना आप। यहाँ पर खत्म होगा होगा होगी होगे, जैसे
वो आ गया होगा। इसमें गया में या आया ऊपर का, ये ऊपर का या आया और साथ ही साथ नीचे का होगा आया, तो ये है पूर्ण वर्तमान पूर्ण भविष्य काल। यहाँ पर हो गया अपना काल। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो आप। इसको ध्यान से पॉज करके पढ़ लो आप। अब जाएंगे आगे। यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के लिए आपको इतना हम ले नहीं सकते, प्रैक्टिस के लिए 2-3 लेंगे, बाद में आपको करना है। वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। अब आपको पता है जब भी वाक्य के लास्ट में आपको ग दिखे तो समझ लेना भविष्य काल। कौन सा है? भविष्य। तो मेन वाला कौन सा है? सामान्य भविष्य काल। आप बोलेंगे सर ये सामान्य क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला रहा रही रहे आया तो अपूर्ण रहता, चुका चुकी चुके आया तो पूर्ण रहता है। यहाँ पर रहा रही रहे भी नहीं आया, चुका चुकी चुके भी नहीं आया, इसीलिए सामान्य। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। अब यहाँ पर दिया शब्द है, ह नहीं आया तो वर्तमान नहीं, वाक्य के लास्ट में ग नहीं आया तो भविष्य नहीं, था नहीं आया तो भूतकाल नहीं, दोनों ग ह और था ये तीनों जब नहीं रहते तब रहता सामान्य भूतकाल। ये हुआ है अपना। उसके आगे मुझसे शिकायत करने वाले गंदा और दूषित करते हैं। यहाँ पर ह आया तो हमें पता है कौन सा रहता? वर्तमान। उसमें से सामान्य ही क्यों है तो आपको पता है, लास्ट में ह दिखे तो वर्तमान, इसीलिए वर्तमान है। रहा रही रही नहीं आया इसीलिए अपूर्ण नहीं, और चुका चुकी चुके नहीं आया इसीलिए पूर्ण नहीं, तो सामान्य। राधा ने किसी की बात नहीं सुनी है, यहाँ पर भी हुआ है लास्ट में, तो समझ लो वर्तमान है। लेकिन उसमें कौन सा वर्तमान है? रहा रही रहे नहीं आया तो अपूर्ण रह गया, बचा सामान्य या पूर्ण। राधा ने किसी की भी बात नहीं सुनी है, यानी वो हो गई बात, सुनी नहीं है उसने किसी की, इसीलिए पूर्ण हो गया, क्रिया को पूर्ण हुई। तो यहाँ पर आएगा पूर्ण वर्तमान काल। राधा ने किसी की बात नहीं सुनी है। अगर ऐसा होता राधा किसी की बात नहीं सुनती है तो आता सामान्य वर्तमान काल। नहीं सुनती है ऐसा तो नहीं आया, यानी हैबिट तो नहीं बताई, तो यहाँ पर आएगा पूर्ण वर्तमान काल। आगे का आपने पढ़ लेना अच्छे से। सब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप आगे के अच्छे से पॉज करके पढ़ लेना। उसको पॉज करके कर लो आप। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ध्यान रखो, आप कन्फ्यूजन दूर करें। सामान्य भूतकाल का वाक्य और पूर्ण भूतकाल का वाक्य कैसा रहता? मैं बाहर गया, ये रहेगा सामान्य भूतकाल में, और पूर्ण भूतकाल में होगा मैं बाहर गया था। सिर्फ यहाँ पर क्या लगा? था। यहाँ पर सिर्फ था लगा। मुझे अभिवादन का ध्यान आया, पूर्ण भूतकाल में जाएगा मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। यहाँ पर आपका जो भी कन्फ्यूजन था सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल, यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। था थी थे लग के आते पूर्ण भूतकाल में, और सामान्य भूतकाल में लग के नहीं आते। अब जाएंगे आगे। अर्थ के आधार पर वाक्य को कुछ भेद है। पहला भेद है विधिवाचक वाक्य, उसको बोलते हैं विधानार्थक वाक्य। स्पेलिंग बराबर लिख लेना, वहाँ पर आपने रूपांतर करने को बोलेंगे आपको, रूपांतर बराबर करना। तो यहाँ पर वाक्य है रमेश ऑफिस जाएगा, बच्चे भोजन कर चुके हैं, भारत एक देश है, लड़की खाना खाती है, आलसी लोग असफल होते, राम के पिता नाम दशरथ है। तो यहाँ पर जो भी वाक्य पॉजिटिव तो है ही है, और साथ ही सिंपल वाले स्टेटमेंट है। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, या तो कार्य या तो जानकारी, तो वो रहता अपना विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। हाँ, देख लिया आपने ब्रह्मानंद को। अब देखेंगे दूसरा वाला निषेधात्मक वाक्य। क्या रहता? जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस रहा, कार्य न होने का भाव दिखे, तो वो रहता निषेधवाचक वाक्य। जैसे तुमने गाना नहीं गाया, मैंने पानी नहीं पिया, रीना ने काम नहीं किया, आपने खाना नहीं खाया, मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा। इसके आगे है आदेशात्मक वाक्य, इसमें ऑर्डर दी जाएगी, उसको ही आज्ञार्थक वाक्य बोलते। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। सिर्फ आज्ञा नहीं रहती कभी भी आज्ञार्थक में, आज्ञा भी रहेगी, साथ ही साथ अनुरोध निवेदन यानी विनती भी रह सकती है। यहाँ पर देख लेना आपने
अनुरोध, निवेदन, अनुरोध और निवेदन ये चीज़ें भी रहती है, विनती भी रहती है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। दरवाज़ा बंद करो, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए, तुम घर जा सकते हो। ऐसी चीज़ें आएंगे आध्यात्म में, ऐसे ऑर्डर अपने को ब्रह्मानंद यहाँ पर दे रहे हैं। अब आएंगे 4 नंबर के प्रकार पे। अर्थ के आधार पर चालू है सब, रचना के आधार पर भी रहते हैं, अभी चालू है अर्थ के आधार पर। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते। जैसे राज के पिता कौन है? अशोक कहाँ के राजा थे? मेरा चश्मा कहाँ है? तुम स्कूल कब जाओगे? आज सभापति कौन है? क्या आपने फिल्म देखी? क्या आपने फिल्म देखी? हाँ, हमने फिल्म देखी। तो जो भी सवाल रहेंगे, आपने ऐसा किया क्या? तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ पर सवाल दिखेंगे, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका, समझ लेना प्रश्नवाचक वाक्य। अब आएंगे 5वें नंबर का प्रकार। ये है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, उसी को बोलते मराठी में उद्गारवाचक वाक्य या उद्गारार्थी वाक्य। जिस भी वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय यानी क्या आश्चर्य हो, हर्ष यानी क्या आनंद हो, घृणा यानी क्या नफरत हो, तो समझ लेना ये रहता आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। कितना सुंदर घर है, ओ कितनी अंधेरी रात है, छी यहाँ बहुत बदबू है, वाह कितना सुंदर फूल है, आज बहुत सुहाना मौसम है। तो ये जो रहेंगे ये आपके विस्मयादिबोधक वाक्य रहेंगे। उसके बाद रहेगा संदेहार्थक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। इसमें संदेह रहेगा, डाउट रहेगा। जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो, जिन वाक्य में संदेह, डाउट रहा हो, कंफर्म नहीं चीज़ें, वो रहता संदेहवाचक। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, शायद बोला गया यानी कंफर्म नहीं। संभवतः मैं आज दिल्ली जाऊंगा, कंफर्म नहीं, जाऊंगा नहीं भी जा सकता, वह चला गया होगा, अपने को कंफर्म नहीं चीज़ें कि है या चला गया, उसको बोलते हैं संदेहवाचक, यानी उसमें डाउट रहेगा। ज़्यादातर शायद वाली चीज़ें आती। संकेतवाचक वाक्य देख लो, जहाँ पर एक वाक्य अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो समझ लेना संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर तुम आए तो मैं भी आऊँगा, अगर छुट्टी होगी तो मैं खेलने जाऊँगा, अगर तो अगर छुट्टी होगी तो मैं खेलने, एक चीज़ होगी तभी दूसरी चीज़ होगी, ऐसी चीज़ें आएगी तो संकेतवाचक। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते, यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये चीज़ें सब आएगी संकेतवाचक में। ये जो इच्छावाचक है ये तो आपको नहीं आएगा, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। पहले रचना के आधार पर नहीं देखे हमने, अर्थ के आधार पर देखे 6 वाले मेन, 7वां वाला भी देखा था हमने, संकेत ऐसे 6 ही है। विधानार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयादिबोधक, आज्ञार्थक, निषेधार्थक, और 6 नंबर का था आपका संदेहवाचक। संदेहवाचक में शायद वाली चीज़ रहती, संभवता वाली चीज़ रहती, डाउट रहता। संकेत में क्या रहता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये एक्स्ट्रा का था संकेतवाचक। अब आएंगे रचना के आधार पर। तो ट्रिक है, रचना के 3 दोस्त हैं, एक का नाम है सरला, दूसरी का नाम है संयुक्ता, तीसरे ही मिश्रा जी। तो देखो सरला की आदत है सीधा बोलने की और एक वाक्य बोलने की। संयुक्ता की आदत है एक से ज़्यादा वाक्य बोलने की, एक साथ बोलने की। मिश्रा जी की आदत है आधा बोलकर सस्पेंस रखना, मिश्र अवस्था में रखना लोगों को। अब इनके तीनों को आदतों तो देख ली, अब क्या करेंगे, तीनों के सेंटेंस भी देखेंगे कैसे बोलते। तो देख लो पहला वाक्य, मैंने खाना खाया, सिंपल वाक्य है, एक ही करता है एक ही उद्देश्य। जब भी एक ही करता एक ही उद्देश्य यानी क्रियापद दिखे तो समझ लेना क्रियापद यानी क्या है, एक्शन वाली चीज़ें, खाना पीना सोना, यहाँ पर एक खाया। तो एक ही दिखा तो सरल वाक्य, एक से ज़्यादा दिखा तो सरल भी हो सकता, अपना संयुक्त भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, लेकिन एक ही दिखा तो आपका सरल वाक्य रहेगा। इसके बाद में देखो संयुक्त बोलेगी मैंने खाना खाया और मैंने लस्सी पी, तो यहाँ पर मैंने एक करता है और
आगे और एक है मैंने लस्सी पी, इसमें भी और एक करता है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए संयुक्त वाक्य। और इसमें क्या रहता, बीच वाला एक वर्ड रहेगा जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर है और, तो ये क्या कर रहा, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए सिर्फ और नहीं आएगा, और भी ऐसी चीज़ें आएंगी, शब्द आएंगे जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसमें दो वाक्य रहते, एक वाक्य का भी पूरा मीनिंग निकलता, दूसरे का भी पूरा मीनिंग निकलता, और बीच वाला जो वर्ड रहता और के जैसा, इसके जैसा, किंतु भी रह सकता, परंतु रह सकता, इसलिए रह सकता। तो ये जो वर्ड है ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए संयुक्त वाक्य। अब आगे है मिश्र वाक्य। मैंने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ। यहाँ पर भी दो वाक्य, एक दो से ज़्यादा भी रह सकते हैं। इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर रहता है, यहाँ पर स्वतंत्र मीनिंग नहीं निकलता दोनों का अलग अलग। और यहाँ पर बीच वाला जोड़ने का काम नहीं करेगा, वो करता संयुक्त में, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, बीच वाला जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहेगा। जब भी पहले वाक्य का पूरा मीनिंग निकलने के लिए दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, जो दूसरे पर निर्भर रहेगा, समझ लेना, वही मिश्र वाक्य। अब देख लेंगे, एक्स्ट्रा का पढ़ लो आप। हाँ, आप देख लेंगे यहाँ पर कुछ वाक्य, कुछ शब्द। सरल में तो सिंपल स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन संयुक्त में शब्द आ सकते हैं, तथा, एवं, परंतु, या, और, अथवा, इसलिए, ऐसे कुछ वर्ड आएंगे जोड़ने के लिए। यहाँ पर आएंगे मिश्र में जब, तब, जहाँ, वहाँ, जो, ओ, यदि, तो, की, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, यद्यपि, तथा भी। जैसे जब मैं वहाँ गया तब मेरा भाई वहाँ नहीं था, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं आऊँगा, जो तुम करोगे वो मैं करूँगा, यदि आप आते तो आपको बख्शिश मिलता। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिश्र में आएगी। ये था आपका रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तीन ही है, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार रहते हैं वो देख लेना आप। यहाँ पर आपको 7 दिए गए, एक्चुअल में सिलेबस में 6 है, लेकिन 7 कर किए हैं हमने अभी भी। यहाँ पर क्या करते, अपने को वाक्य रूपांतर करने को बोलते, कैसे देख लो आप। यहाँ पर पहले विस्मयादि बोधक का समझ लो आप। विस्मयादि बोधक में जब भी करने को बोले, तो जब भी वाक्य में अपने को खुशी दिखानी है, हर्ष दिखाना है, तो वहाँ वाले यूज़ करेंगे। दुख दिखाना है, ओ, हाय, अरे रे, ऐसे शब्द यूज़ करेंगे आप, क्योंकि वाक्य रूपांतर करना पड़ता। भीति, डर, घबराहट दिखानी है, भय दिखाना है, तो बाप रे, ओ, ऐसे वर्ड ज़्यादातर यूज़ करेंगे। कभी भी निषेधार्थक वाक्य रहा तो उसमें न, नहीं, मत, नकारने वाले शब्द चाहिए। यहाँ पर मराठी जैसा यूज़ नहीं करना। मराठी में क्या करना पड़ता, यहाँ पर मराठी में तो शांत आहे, इसमें दो शब्दों का अपने को ऑपोजिट लिखना पड़ता, शांत का अशांत, आहे का नहीं। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ नकार वाले शब्द डाल दो, अपना निषेधार्थक वाक्य बन जाता। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, यह बात शान के तहत कह रहा हूँ। अब ब्रैकेट में निषेधार्थक वाक्य, जब इसका निषेधार्थक बनाएंगे तो हमने क्या किया, यह बात शान के तहत नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नहीं डाल दिया, हो गया वाक्य, मिल गए मार्क। नेहाजी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे, अभी ऑलरेडी निषेधार्थक है, इसका बनाना है विधानार्थक। विधानार्थक यानी थोड़ा पॉजिटिव बनाएंगे हम, तो इसमें से नहीं हटा देंगे। नेहाजी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, इसमें नहीं आया नहीं शब्द, इसलिए विधानार्थक हो गया। उसके बाद मेरी टांग टूटने एक दुर्घटना थी, इसका बनाना है प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें सिर्फ एक ही शब्द करना है अपने को। जब भी क्वेश्चन प्रश्न वाला बनाने को बोले तो क्या लगा दो, शुरुआत में क्या लगाना है, क्या लगाना है, आखिर में लगाना है अपने को प्रश्नार्थक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, तभी वो वाक्य बन जाता। ये मस्ट है। उसके बाद में देख लेना, बहुत बड़ा सांप है, विस्मयादि बोधक बनाना है। मैंने ऊपर ही बताया था, जब भी डर दिखे, डर का भाव है, तो अपने को बाप रे ऐसा वर्ड तो आना ही चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बाप रे लिखा। और जब भी उद्गारवाचक शब्द अपने मुंह से निकल से, उसके बाद में आता विस्मयादि बोधक चिन्ह। बाप रे कितना बड़ा सांप है। टिप क्या है, वाक्य के भाव के हिसाब से शब्द का यूज़ करो, प्लस ये उद्गारवाचक चिन्ह डालो। आखिर में नहीं दिया तो चलता, लेकिन उस भावनाओं के फीलिंग वाले शब्दों के बाद में देना ही देना है, मस्ट है वो। उसके बाद में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसका आज्ञार्थक बनाना है, तुम अपना ख्याल रखो। अब विधानार्थक दिया, तुम अपना ख्याल रखो, इसका विधानार्थक करने को बोला, तो यहाँ पर है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसका जब आज्ञार्थक करेंगे आप, आज्ञार्थक, तो हमने क्या किया, ऐसा किया, तुम अपना ख्याल रखो। जब तुम अपना ख्याल रखो,
ये आज्ञार्थक वाक्य को विधानार्थक करने को बोले, ये विधानार्थक करने को बोले तो उसी को कैसे करना है, ऐसे करना है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद चुपचाप पड़े रहने पर कोई तंग नहीं करेगा, संकेतवाचक। इसमें क्या करेंगे हम, संकेतवाचक करने को बोला तो अगर लगा देंगे। अगर चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला नहीं आएगा। अगर मगर की भावना है इसमें, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, हमने पहले भी देखा था। फूल एक एक के घर जाएगा, संदेहवाचक, डाउट दिखाना है, संदेह बोधक बनाना है। तो मैंने पहले बोला संदेह डाउट दिखाना है तो ज़्यादातर शब्द कौन सा आएगा, शायद वाला आएगा। शायद फूल एक एक के घर जाएगा, पता नहीं, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए पर्यटन का अपना ही आनंद है, विस्मयवाचक वाक्य हमने लिखा, वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है। वाह के बाद में हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया। उन्हें कांपते हुए रात काटनी पड़ती है, निषेधवाचक वाक्य बनाना है, उसमें नकार वाला शब्द डालेंगे। उन्हें कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती है, नहीं वाला शब्द डाला, हो गया निषेधार्थक, निषेधवाचक। तो इसके मार्क अपने को मिल जाएंगे। एक बार देख लेना ये स्लाइड को अच्छे से, ये भी 1 मार्क के लिए आएगा, वाक्य रूपांतर करने के अर्थ के आधार पर। अब यह है आपके लिए वाक्य के भेद, कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें आराम से पढ़ो आप। ये लेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, आप खुद से इसको पढ़ लेना पॉज करके। अब यहाँ पर देख लो, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। ऐसा सवाल आ सकता है आपको। करना क्या है, कुछ शब्द देंगे, उसको उपसर्ग बोला गया, उपसर्ग का मीनिंग रहता जो पहले लगते, प्रत्यय का मीनिंग लगता रहता जो पीछे लगते, यानी बाद में लगेंगे। विनम्र, नम्र शब्द था, हमने वी लगा दिया तो हो गया विनम्र, पहले लगा इसीलिए उपसर्ग। नम्र शब्द था, उसको हमने ता लगा दिया, शब्द बना नम्रता, तो ये है अपना प्रत्ययुक्त। शब्द है दर्द, हमने पहले लगा दिया बे तो हो गया बेदर्द, उसका बना उपसर्ग युक्त। उसके बाद शब्द है निश्चित, उसको अ लगा दिया हो गया अनिश्चित, लास्ट में लगा दिया ता तो हो गया निश्चितता, तो ये बना प्रत्यय। तो इसको देख लो आप, जो भी उपसर्ग या प्रत्यय लगाएंगे उसका लगाने के बाद पूरा मीनिंग निकलना चाहिए, पूरा मीनिंग निकलना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो। मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। और जो भी प्रत्यय उपसर्ग लगा उसको अंडरलाइन करना ही चाहिए। आप उसको अंडरलाइन करना कि कौन सा वर्ड हमने लगाकर उसको उपसर्ग कौन सा लगाया, प्रत्यय कौन सा लगाया। एक बार पढ़ लो आप। स्वस्थ अस्वस्थ, उसका आप ही बनाना, प्रत्यय लगाना। धर्म को अधर्म बनाया, धर्मवान बनाया। शांत अशांत, उपसर्ग लगाया अ। शांति, नासमझ शब्द था, समझ ना लगा दिया नासमझ। समझ को दार लगा दिया समझदार, जो दार लगा वो प्रत्यय है। शब्द है नाम, बदनाम, नामदार। शब्द है गुण, उसको उपसर्ग लगाया अवगुण। गुण को ई लगाया तो बना गुणी, तो ई हुआ यहाँ पर प्रत्यय। तो ये शब्द देख लेना, मान रंग, अच्छे से देख लेना, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पर विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। कभी गद्यांश पैराग्राफ से जोड़ी ढूंढने को बोलेंगे विलोम शब्दों की, यानी अपोजिट वर्ड की। कलाकार का चैप्टर हो सकता, कुछ भी हो सकता, हम कलाकार से देखेंगे। अगर उसका कुछ गद्यांश दिया गया है पैराग्राफ, तो उसमें से अपने को जोड़ियाँ मिलेगी। महल के अपोजिट झोपड़ी, असफलता के अपोजिट सफलता, उसी पैराग्राफ में मिलेंगे वो। उसके बाद देखो, निकट का अपोजिट दूर, कृतज्ञ का कृतज्ञ, स्वर्ग का नर्क, बच्चा का बूढ़ा, अमृत का विष, उपयोगी अनुपयोगी, यश अपयश, सरस निरस, सुगंध दुर्गंध, सायं प्रातः, जीवन मरण, उत्थान पतन, कायर वीर, उदय अस्त। जैसे पर्यायवाची शब्द आएगा तो समझ लेना समानार्थी शब्द लिखना है, सिनोनिम्स लिखना है। दिए गए शब्द का गद्यांश में से ढूंढने को बोलेंगे, कभी मन से लिखने पड़ेंगे। कभी कभी बोलेंगे गद्यांश से पर्यायवाची शब्द ढूंढ के निकालो, सिनोनिम्स, वहाँ पर कुछ शब्द देंगे। कभी कभी मन से भी लिखने पड़ेंगे। रास्ता है, रास्ता का
पर्यायवाची शब्द है सिनोनिम्स राह, मार्ग, डगर। वृक्ष को बोलते तरु, झाड़, पेड़। आँख को बोलते नयन, पानी को जल, चांद को चंद्रमा, सूरज को रविंद्र, समुद्र को जलधि, हवा को अनिल, फूल को कुसुम। ये थे पर्यायवाची शब्द। कभी पैराग्राफ से पूछेंगे, कभी अपने दिल से भी लिखने को बोलेंगे। अब यहाँ पर है शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी क्या? दो शब्दों की जोड़ियाँ। तो यहाँ पर था एक ध्यान में रखने वाली चीज़, यहाँ पर हमेशा आएगा ये वाला डैश। डैश का मीनिंग रहता संयोग चिन्ह, उसी को हिंदी में बोलते योजक चिन्ह। ये है अपना योजक चिन्ह। पढ़े लिखे, सीधा साधा, बीच में आपको योजक चिन्ह देना ही है। सभा सम्मेलन, जान पहचान, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, हार जीत, इधर उधर, जल्दी जल्दी, पल पल, बच्चा बच्चा, घर घर, ऊंचे ऊंचे, धीरे धीरे, लूटपाट, जात पात, मिठाई विठाई, कागज, पैसा वैसा, पूछताछ। कुछ अंग्रेजी शब्द भी ढूंढने को बोलेंगे गद्यांश में से, पैराग्राफ से। जैसे कि सफ़र का साथी, इसमें शब्द आए थे सफ़र का साथी में होल्ड ऑन, रिएक्शन। दो लोगों कताई में आई थी पॉलीथीन, पेंसिल। चार हाथ चांदना, इसके गद्यांश में शब्द आए थे कैनवास, विलियम ब्लेक। तो अपने को लिखने पड़ेंगे। अब आएंगे नीचे वाले टॉपिक पर। मुझे लगता है ये वाला आपको समझ में आया। ये स्लाइड आप अच्छे से पॉज करके उसको पढ़ लेना। इसके बाद आएंगे तद्धित शब्द क्या रहता, कृदंत शब्द क्या रहता। तद्धित शब्द क्या रहता? सर्वनाम विशेषण संज्ञा को प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्दों को बोलते हैं तद्धित शब्द। जैसे प्रश्न आएगा दिए गए शब्दों से तद्धित शब्द बनाइए। तो यहाँ पर परेशान शब्द है, सज्जन शब्द है। अपने को कुछ प्रत्यय लगाकर उसको मीनिंगफुल शब्द बनाना है। परेशान का हो गया परेशानी, सज्जन का हो गया सज्जनता, ट्रिक क्या है? शब्दों को प्रत्यय लगाओ। ई लग सकता है यानी जैसे सुख, सुखी। इन लग सकता मालक, मालकिन। इक लग सकता मालक, मालिक। आई लग सकता बुरा, बुराई। ये लग सकता भारत, भारतीय। इला लग सकता रंग, रंगीला। ये प्रत्यय एक बार देख लेना आप। ई, इन, इक, आई, ईय, इला। सुख का ई लगाया सुखी हुआ, मालक को इन लगाया मालकिन हुआ, मालक को इक लगाया मालिक हुआ, आई को बुरा लगाया बुराई हुआ, बुरा को आई लगाया बुराई हुआ, भारत को ई लगाया भारतीय हुआ, रंग को ईला लगाया रंगीला होगा। तो मालक, मालक, सुख, पूरा, भारत, रंग, इनको कुछ प्रत्यय लगाकर जो मीनिंगफुल वर्ड बने उसको बोलेंगे तद्धित शब्द। ये ज़्यादातर क्या रहेंगे? सर्वनाम रहेंगे, विशेषण रहेंगे, संज्ञा रहेंगे। उस पर मत जवाब, सिर्फ इस पर ध्यान दो। ऐसा बोला गया तद्धित शब्द बने तो कुछ प्रत्यय लगाओगे और मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे। इसमें से कुछ प्रत्यय लगाओगे आप, या तिल से भी लगा सकते हो। उसके बाद दूसरा सवाल ऐसा आ सकता, दिए गए तद्धित शब्दों के मूल शब्द लिखे। जब मूल शब्द लिखने को बोलेंगे तब ट्रिक क्या है? शब्दों के प्रत्यय हटाओ। पहले प्रत्यय लगाए, अब शब्दों के प्रत्यय हटाना है। जैसे सुखी शब्द देंगे तो अपने को उसमें से ई हटाना है, सुख लिखना है। सज्जनता देंगे तो अपने को ता हटाना है, सज्जन लिखना है। यहाँ पर भारतीय, भारतीय का उत्तर क्या आएगा? ये निकाल देंगे। ये निकाला तो रहा क्या? भारत। मालकिन का इन निकाल दिया, रहा क्या? मालक। साहित्यिक का इक निकाल दिया, रहा क्या? साहित्य। विलायती का विलायत, ई लगा दिया, विलायती का ई हटा दिया तो रहा क्या? विलायत। तो ये जो शब्द रहे वही है अपने तद्धित शब्दों के मूल शब्द। यहाँ पर प्रश्न ही था, दिए गए तद्धित शब्दों के मूल शब्द लिखे। उसके बाद में आएंगे कृदंत शब्दों पर। ये कृदंत शब्द क्या रहते हैं? पहले देखे हमने तद्धित, अब देखेंगे कृदंत। कृदंत शब्द वर्ब को यानी क्रिया को प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे आपको सवाल आएगा दिए गए शब्दों से कृदंत शब्द बनाइए। पढ़ना शब्द दिया, लिखना शब्द दिया, उसका बनेगा क्या? ट्रिक है, शब्दों को प्रत्यय लगाओ। ने वाला या कर। कृदंत करने को बोला, जब भी कृदंत करने को बोला तो अपने को क्या करना है? हमेशा ने वाला और कर लगाना है। वैसे और भी कर सकते, लेकिन ने वाला कर लगा दिया तो अपने शब्द बन जाते। जैसे पढ़ना, इसका कृदंत बनाना है तो शब्द बना पढ़ने वाला, पढ़कर। लिखना, लिखने वाला, लिखकर।
दूसरा सवाल आ सकता है, दूसरे शब्द बोलूँगा मैं, दौड़ना, दौड़ने वाला दौड़कर, चलना, चलने वाला चलकर। अब दूसरा शब्द प्रश्न आ सकता है, दिए गए कृदंत का मूल शब्द लिखे। मूल शब्द जब लिखने को बोलेंगे तो शब्दों को लगे प्रत्यय हटाकर लिखो। जैसे खिंचाव शब्द है, खिंचाव, खिंचाव शब्द बना कैसे, खिंच प्लस आव, हो गया अपना मूल शब्द। लिखावट कैसे बना, लिख प्लस आवट। पढ़ाकू कैसे बना, पढ़ प्लस आकू। तो शब्दों के लगे प्रत्यय हटाकर लिखे, जो शब्दों के प्रत्यय लगे थे वो अलग करके लिखे तो अपने कृदंत के मूल शब्द बन जाते। तद्धित में ऐसा नहीं था, सिर्फ हमने वहाँ से हटा दिए थे और डायरेक्ट उसके शब्द रहे थे तो तद्धित हुए थे। लेकिन इसमें वो जो अलग करना है वो भी दिखाना पड़ता कृदंत शब्दों में जब आप उसके मूल शब्द लिखते। इतना ध्यान में रखो आप। इसको अच्छे से पॉज करके आप पढ़ लो। उसके बाद जाना है आगे। लिंग, लिंग हिंदी में दो ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मराठी में तीन है। मराठी का नहीं देखेंगे हम, हिंदी का देख रहे तो हिंदी में ही जाएंगे। एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। इसमें क्या करना है, जब लिंग पहचानने को बोलेंगे तो अपने को लगाना है शब्दों को अच्छा। जब अच्छा सटीक बैठे तो समझ लेना पुल्लिंग है, अच्छी सटीक शब्द बैठे वहाँ पर तो लगा देना स्त्रीलिंग है। स्पेलिंग देख लेना पुल्लिंग स्त्रीलिंग के। जैसे एग्जाम्पल के लिए नदी है, नदी का लिंग पूछा गया तो नदी को लगाकर देखते हैं, अच्छा नदी या अच्छी नदी, अच्छी नदी, इसीलिए यहाँ पर क्या है स्त्रीलिंग। सूरज, अच्छा सूरज या अच्छी सूरज, अच्छा सूरज, इसलिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ लेना ज्ञान, किताब, इसको अच्छा अच्छे लगा कर देना, लगा देना आपने। और नाम जो पुल्लिंग रहते ज़्यादातर वो देख लेना क्या है, शरीर के अवयवों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्रों के, महीनों के, दिनों के, वृक्षों के, अनाजों के, द्रव पदार्थों के, धातुओं के, रत्नों के। ये ज़्यादा पढ़ा तो भी चलेगा, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। इसको पॉज करो आप, अच्छे से एक बार पढ़ लो स्त्रीलिंग के नाम क्या रहते और पुल्लिंग के नाम किस किस के रहते, देख लेना एक बार। अपने पास इतना टाइम नहीं, और ये अपवाद भी पढ़ लेना। अब आएंगे आगे। ये कुछ आपके लिए ऐसा भी आ सकता, जेंडर चेंज करो, लिंग बदलो, लिंग परिवर्तन करो तो उसमें क्या है, शिष्य शिष्या, बाल बाला, सदस्य सदस्या, छात्र छात्रा। ये अच्छे से पढ़ लेना आपने, ये प्रैक्टिस के लिए आपको। ये आपको प्रैक्टिस के लिए। एक वचन अनेक वचन कैसे करने उसके रूल पढ़ लेना आपने। लड़का, लड़के, चूहा, चूहे, लड़की, लड़कियां, सड़क, सड़कें, मनुष्य का बहुवचन मनुष्य, किसान का किसान, जंगल का जंगल, हिरन का हिरन। ये सब अच्छे से पढ़ लो आप। अब आएंगे टॉपिक पर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में देख लेना आपको कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। पहला है पूर्ण विराम, जो वाक्य खत्म होने पर लगता। यह है अल्प विराम, वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं मराठी में स्वल्प विराम, इंग्लिश में कॉमा। अर्ध विराम, वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय में रुकना हो, यानी दो वाक्य रहेंगे उनके बीच में रहेगा, उन्हें क्या पसंद है मैं नहीं बता सकता, अच्छा है तुम भी साथ चलो, 1 से 2 बोले। प्रश्नसूचक वाक्य, जहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पर प्रश्नसूचक वाक्य चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखते हो भी देख लो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ पर आपकी भावनाएं दिखती हो, इमोशंस दिखती हो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह, जहाँ पर किसी के बोले हुए शब्द जो कि तो लिखने हो तब दोहरा अवतरण चिन्ह। उसके नाम अपने कभी कभी ऐसा आता चिन्ह दिए जाते और अपने को खाली नाम लिखना पड़ता, उनका अपने नाम भी लिखा तो अपने को मार्क अच्छे से मिल जाते। तो आप कैसे लिखते हो स्पेलिंग देख लो।
7. एक हरा अवतरण चिन्ह, मराठी में बोलते हैं एकेरी अवतरण चिन्ह, हिंदी में बोलेंगे एक हरा. मराठी में बोलते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह, हिंदी में बोलेंगे दोहरा अवतरण चिन्ह. तो अभी चालू है एक हरा अवतरण चिन्ह. किसी विशेष नाम या शब्द के लिए जहाँ पर जोर देना हो या स्पेसिफिक कीवर्ड हो, यहाँ पर हम एक हरा अवतरण चिन्ह देते हैं. जैसे यहाँ पर प्रभाकर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सत्यवंत, जिंदगी मुस्काई. ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए कौन से शब्द डालने हैं, आप कौन से विराम चिन्ह डालने हैं यहाँ पर देख लेना आपने पॉज करके. वैसे आपको हर बार ज़्यादातर ऐसा आता कि दिए जाते खुद से विराम चिन्ह और बोलते इनके नाम लिखो. अब ये हो गया आपका व्याकरण कंप्लीट.